नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट ब्रांच जो है आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे वो आपके पास प्रीवियस ईयर से रिलेटेड रहेंगे। तो ये जो सीरीज है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि एचपी बोर्ड में आपके पास 16 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे अश्योर करता हूँ आपको कि आप मेरे साथ अभ्यास जरूर करें, फिर आपके 16 मार्क्स पक्के होंगे। तो अगर आपको भी कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो आप मुझे टॉपिक भेजें, मैं उसके ऊपर आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और कोई भी डाउट अगर आपके दिमाग में रहता है तो आप मुझे जरूर बताएं। तो यहाँ पे कंसेप्ट भी रहेंगे आपके पास और ये क्वेश्चन भी हम हल करेंगे। तो आप अपने कंसेप्ट को अच्छे से नोटबुक पर नोट करें और साथ में कॉपी पेन जरूर रखें, क्योंकि बिना अभ्यास के मैथमेटिक्स संभव नहीं है। तो आप अभ्यास जरूर करें और कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो मैंने क्वेश्चन से उठा के आपके पास क्वेश्चन पेपर जो है प्रीवियस ईयर के, तो हम डिस्कस करेंगे इसको बारी बारी से। पहला है आपके पास टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा किसके बराबर आता है। तो आपको पता है कि जो कॉट होता है आपके पास और टेन का उल्टा होता है, यानी कि आप कॉट को क्या लिख सकते हो, आप कॉट को क्या लिख सकते हो, कॉट थीटा को आप लिख सकते हो 1/10 ऑफ थीटा। टेन थीटा ये लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे जब ये रहेगा टेन थीटा और मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा की जगह क्या लिखोगे, 1/10 थीटा लिख सकते हो आप। तो आपको पता है ये कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा आपके पास, एक बचेगा। तो आपके पास इसका करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। आपके पास टेन 45 का वैल्यू कितना होता है, तो आपको पता है कि साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है और टेन 45 का वैल्यू आपके पास 1 होता है। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी। आपके पास थर्ड क्वेश्चन, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त है आपके पास, उसकी कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो इसको आपने बहुत अच्छे से समझना है कि पहले वृत्त क्या होता है आपके पास। वृत्त किसी तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह होता है जो किसी एक फिक्स बिंदु से, जिसको हम केंद्र बोलते हैं, से समान दूरी पर होती है। यानी कि वृत्त की परिधि पर आपके पास असंख्य बिंदु होते हैं, यानी कि असंख्य बिंदुओं का समूह है। और आपने एक चीज सीख रखी है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, परंतु वृत्त पर तो असंख्य बिंदु होते हैं। तो यानी कि अपरिमित रूप से यहाँ पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो आप, अनेक स्पर्श रेखाएं वृत्त पर खींच सकते हैं। ध्यान रहे, कंफ्यूज नहीं होना है आपने। अगर तो बोलेगा कि एक बिंदु से होकर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक बिंदु से तो केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। परंतु वृत्त के ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है ये पूछा है आपसे। तो वृत्त के ऊपर तो आपके पास असंख्य बिंदु होते हैं, तो आप अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। एक शंकु का आयतन होगा, एक शंकु का आयतन होता है जो हमने वहां पे जब चैप्टर को किया था तो उसमें हमने थ्योरी को बहुत अच्छे से कवर किया था। और उसमें मैंने आपको हर एक फॉर्मूलाज अच्छे से करवाए थे और बोला था याद करने आपने। तो मुझे उम्मीद है आपने वो लिखे भी होंगे और याद भी होंगे आपको। तो ये रहेगा आपके पास 1/3 πr² h। तो ये रहेगा फॉर्मूला शंकु के आयतन का। और माध्य, माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ये रहेगा आपके पास समेशन ऑफ एफ आई, माध्य निकालने का फॉर्मूला है। ये डायरेक्ट मेथड है आपके पास, जिसको आप क्या बोलते हो, प्रत्यक्ष विधि। क्योंकि मैंने आपको वहां पे सिखाया था कि माध्य निकालने की तीन विधियां होती है आपके पास, कौन कौन सी। एक प्रत्यक्ष विधि होती है, दूसरी आपके पास पग विचलन विधि और तीसरी कल्पित माध्य विधि होती है। तो ये आपके पास कौन सी विधि से
जो दिया है फॉर्मूला कौन सी विधि का है, ये तो ये प्रत्यक्ष विधि का है। तो जो आपके पास होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होगा? तो जितने भी प्रकार की प्रायिकता है सभी का योग क्या रहेगा आपके पास? 1 रहेगा। और याद रहे आपने याद रखना है कि जो प्रायिकता होती है वो हमेशा या तो 1 के बराबर होती है या 1 से कम होती है, 1 से ज्यादा कभी भी नहीं होती है प्रायिकता आपके पास। तो यहाँ पे ए और सी ऑप्शन तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट है आपके पास, ये यहाँ पे रिपीट हो गया, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग, तो ये मैंने अभी बताया आपको। एक बेलन का आयतन क्या होगा? बेलन आपके पास त्रिविमीय आकृति है और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। प्रथम चार, अगला है आपके पास प्रथम चार सम संख्याओं का माध्य है। प्रथम चार सम संख्याएं कौन सी होती है? सम संख्या कौन सी होती है? जो संख्याएं 2 से भाग हो जाए और शेष फल शून्य बचे। तो 2, 4, 6 और 8 रहेगी आपके पास, ये होगी चार सम संख्याएं। और इनका क्या करना है? आपने योग ज्ञात करना है। तो ये आपके पास इनका आपने चार सम संख्याओं का क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम जनरल बात करें, माध्य क्या होता है? माध्य का फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षण, बटा कुल प्रेक्षण। तो कुल प्रेक्षण कितने हैं आपके पास? यहाँ पे 4 है। और इनका योग कितना है आपके पास? इनका योग आएगा 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 हो गया 12 और 12 प्लस 8 हो गया 20। तो 20 बटा 4। तो इसको आपने डिवाइड कर देना है। तो माध्य क्या आया आपके पास? 5 आया। तो आपके पास प्रथम चार सम संख्याओं का माध्य कितना आएगा आपके पास? 5 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं आपसे। अब आपके पास 10th क्वेश्चन है, 1 बटा tan थीटा किसके बराबर होता है? tan थीटा को उल्टा करते हो तो क्या आता है आपके पास? cot थीटा आता है। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये थीटा रहेगा यहाँ पे, थीटा बराबर है cosec स्क्वायर थीटा, ये एक सर्वसमीका है आपके पास। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर आता है आपके पास? कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये एक सर्वसमीका है। तो जो मैंने जब ट्रिग्नोमेट्री आपको सिखाई थी तो मैंने वहां पे आपको ये 3 सर्वसमीकाएं नोट करवाई थी। तो मुझे उम्मीद है आपने वो याद कर ली होगी। ये है आपके पास 11वां क्वेश्चन। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अगला है आपके पास 12वां क्वेश्चन, यदि tan a इज इक्वल टू 3/5 हो तो लंब क्या होगा? आपको पता है कि tan a किसके बराबर होता है? tan a किसके बराबर होता है? p बटा v। p क्या है आपके पास? यहाँ पे लंब है और b क्या है आपके पास? आधार है। तो जब आप इससे तुलना करोगे, इसकी जब इसकी तुलना करोगे tan a इज इक्वल टू 3/5, जब आप इससे तुलना करोगे तो यहाँ पे कौन सा लंब है? ऊपर वाला लंब है, यानी कि आपके पास 3 लंब है। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसका कौन सा? करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, tan 90 का मान कितना होगा आपके पास? आपको पता है कि tan 90 जो होता है वो अपरिभाषित होता है आपके पास। 1 sin 90 cos 90 और tan 90। tan आपके पास यहाँ पे 90 डिग्री होगा, तो ये क्या होगा आपके पास? 10। इसका साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है और tan 90 की को हम अपरिभाषित लिखते हैं। अब 14वां क्वेश्चन देखो, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन होगा। और आपको पता है कि जो घन है उसका आयतन क्या होता है? घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन आपके पास ये होता है आपके पास भुजा क्यूब। भुजा क्यूब यानी कि एल क्यूब, या जो भी भुजा अगर एल है तो एल क्यूब यानी कि भुजा क्यूब। तो ये रहेगा आपके पास 2 सेंटीमीटर का क्यूब।
तो 2 का भी क्यूब और सेंटीमीटर का भी क्यूब, तो क्या हो जाएगा ये आपके पास 8 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। एक घनाभ का आयतन जिसकी विमाएं 5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा दिया हो आपके पास L गुणा बी गुणा एच होता है, ये फिर L गुणा बी गुणा एच होता है, तो L कितना है यहाँ पे? यहाँ पे L रहेगा आपके पास 5, बी रहेगा आपके पास यानी कि ब्रेड्थ रहेगी, चौड़ाई रहेगी 3.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई रहेगी आपके पास लेंथ ब्रेड्थ चौड़ाई 3.5 है और ऊंचाई रहेगी आपके पास 2 सेंटीमीटर। आपने इनको मल्टीप्लाई करना है और ये क्या बन जाएगा आपके पास, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे आप इनको आपस में L गुणा बी गुणा एच करोगे तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? आयतन होता है L गुणा बी गुणा एच। तो मल्टीप्लाई करोगे जब इन तीनों को तो ये आएगा आपके पास 5 गुणा 3.5 गुणा 2 और सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जब करोगे तो ये आएगा आपके पास 35 सेंटीमीटर क्यूब रहेगा ये आपके पास। अब आपके पास 16वां क्वेश्चन देखो, संख्या 10, 10 और 10 का माध्य क्या होगा? तो माध्य निकालने का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको। माध्य क्या होता है आपके पास? प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षण, बटा कुल प्रेक्षण। तो प्रेक्षण कुल कितने हैं आपके पास? 3 है और ये रहेगा 10 प्लस 10 प्लस 10 बटा 3। तो ये कितना आएगा आपके पास? 30 बटा 3, जो किसके बराबर आएगा? 10 के बराबर आएगा। तो इसका आपके पास माध्य क्या आया? ऑप्शन नंबर सी। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। कोई भी डाउट अगर आपके पास रहता है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक और कमेंट करना ना भूले। तो चलो मूव करेंगे आगे। अगला है आपके पास, एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? अब आपको पता है कि जब पासे को फेंकते हैं तो क्या आता है? आउटकम्स क्या आएंगे? परिणाम क्या आएंगे? 1 2 3, एक बार ही फेंका इसको, 4 5 और 6 तक आएंगे। और इसमें से अभाज्य संख्या कितनी है? ये तो कुल परिणाम हुए। ये क्या है आपके पास? कुल परिणाम। और संभावित परिणाम क्या होंगे? यानी कि अभाज्य संख्या पूछी है आपसे, तो अभाज्य संख्या कौन सी है इसमें? अभाज्य संख्या है 2 3 और 5। तो संभावित परिणाम कितने हैं आपके पास? 3 और कुल परिणाम क्या है? 6। तो प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला क्या है आपके पास? प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला है आपके पास संभावित परिणाम, संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम, संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। तो आपके पास संभावित परिणाम कितने हैं? 3 है और कुल परिणाम 6 है। तो आप इसको काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो कितना आया आंसर आपके पास? 1/2। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तो मूव करेंगे हम आगे। अगला है आपके पास ये 18वां, एक वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात होता है। अब सबसे पहले तो आपको वृत्त की परिधि पता होनी चाहिए। वृत्त की परिधि जो होती है वो क्या होती है आपके पास? 2πr होती है। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr होती है। और व्यास क्या होता है? 2 गुना होता है किसका? त्रिज्या का। 2 गुना होता है किसका? त्रिज्या का। तो 2r रहेगा। अब वृत्त की परिधि और किसका परिधि और व्यास का अनुपात निकालना आपने, परिधि और व्यास का अनुपात। तो परिधि क्या है आपके पास? 2πr है और व्यास कितना है? 2r है। तो r से r कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला आपको? पाई अनुपात 1। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही ऑप्शन है। तो मुझे उम्मीद है ये भी आपको पता होगा, छोटी छोटी बातें हैं। वृत्त के व्यास और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? तो आपको पता है कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है।
तो जितनी त्रिज्या होगी उसका 2 गुना क्या होगा, व्यास होगा। तो व्यास को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2r, और आपके पास त्रिज्या क्या रहेगी, r। तो r से r कैंसिल हो गया, तो क्या मिला आपको, 2:1, यानी कि 2:1। अब 20वां क्वेश्चन है आपके पास। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसकी फलकों पर निम्नलिखित भाग अंकित है। ऐसे लिखा हुआ ए बी सी डी ई ए। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त होगा। अब आपसे ए प्राप्त करने की प्रायिकता पूछी है, तो यहाँ पे कुल परिणाम कितने, 1 2 3 4 5 6। तो कुल परिणाम आपके पास 6 है। संभावित परिणाम ए कितनी बार आएगा आपके पास, 2 बार आ सकता है। तो संभावित परिणाम क्या होंगे आपके पास, 2/6। और जब इसको काटोगे आप, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो आंसर रहेगा आपके पास 1/3। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके पास थर्ड क्वेश्चन है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करना है आपने। तो त्रिज्या कितनी है यहाँ पे, त्रिज्या यहाँ पे रहेगी आपके पास 3 सेंटीमीटर। और गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोले का आयतन फॉर्मूला रहेगा आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, और आर आर कितना है आपके पास, 3 का वर्ग, 3 का क्यूब। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4×22/7/3, और ये रहेगा आपके पास 3×3×3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या मिला आपको, 9 3 3 9, 9×36, 36×22/7, और ये रहेगा आपके पास सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या हो जाएगा आपके पास, 792/7 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि आयतन है तो यूनिट का क्या रहेगा, क्यूब रहेगा। तो आगे बढ़ेंगे हम। अगला है आपके पास, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन होगा। अब आपके पास अर्धगोला दिया है और त्रिज्या दी है आपको कितनी, त्रिज्या दी है आपको 3 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है आपके पास, अर्धगोले का आयतन क्या होता है फॉर्मूला, जब गोले का 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो इसका क्या रहेगा, 2/3 पाई आर क्यूब रहेगा। तो ये रहेगा 2/3, पाई की वैल्यू 22/7, और ये रहेगा आपके पास 3 का क्यूब। तो ये जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2/3 गुणा 22/7 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो क्या मिला है आपको, 3 3 9 दूनी 18 गुणा 22/7 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपके पास जो इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा वो करेक्ट रहेगा, 396/7 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेम क्वेश्चन हमने अभी यहाँ पढ़ा था, पिछला क्वेश्चन था जो एक बीच में था क्वेश्चन कि 10 वहां पे दिया था और आपसे पूछा था कि उसका लंब क्या है। तो यहाँ पे वैसे ही आपको cos a का वैल्यू दिया है कितना, 5/7। तो आधार क्या होगा। अब आपने ये पता करना है कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि cos a होगा क्या, cos a b/h होता है आपके पास। b क्या है आपके पास, आधार, और h क्या है आपके पास, करण, आधार बटा करण। तो जब आप इसकी तुलना किससे करोगे, cos a बराबर है 5/7, तो आपको पता चल रहा है कि ऊपर वाला जो है वो आधार है, तो आधार क्या है आपके पास, 5 है। और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है आपके पास, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो कि साइन आपके पास जो 90 की वैल्यू है वो दे रखी है कि कितनी है। अगला क्वेश्चन है,
5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन होगा। अब घन का भुजा दे रखी है आपको कितनी, भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और आपके पास घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब। घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा भुजा क्यूब। तो ये रहेगा आपके पास 5 का क्यूब, तो ये है आपके पास 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपके पास एक घनाभ का आयतन जिसकी विमाएं 4 सेंटीमीटर, 3.5 और 2.5 सेंटीमीटर हो, तो इसका आयतन क्या होगा, तो आयतन होगा आपके पास, क्या होता है आयतन का फॉर्मूला, ये होता है L गुणा बी गुणा एच, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 4 गुणा 3.5 गुणा 2.5 और यूनिट का रहेगा आपके पास क्यूब। तो मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये आएगा 4 गुणा 35/10 गुणा 25/10। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, वैसे ही 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, पंजा पंजा 25, 5 एकम 5, 5 सता 35, तो 5 सता 35। तो इसके पास जो इसको जब गुणा करोगे तो ये आएगा आपके पास 35 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके पास जो आपका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह संख्या 13, 14, 15 का माध्य होगा, तो माध्य वही फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षण। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 13 प्लस 14 प्लस 15, और कुल प्रेक्षण कितने हैं आपके पास 3 है। तो इसको कितना आएगा जमा करके, 5 4 9 3 12, और ये आएगा 42 और डिवाइडेड बाय 3, और ये रहेगा आपके पास 14 तिया 42। तो आपके पास सही ऑप्शन है जो इसका वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपके पास 29 नंबर पे देखो, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपके पास कुल परिणाम रहेंगे, जो पासे को फेंकेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, और सम संख्या कौन सी इसमें 2 4 6, ये सम संख्या है। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, प्रायिकता का फॉर्मूला है संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। संभावित परिणाम 3 है, कुल परिणाम 6 है, डिवाइड करोगे तो 1/2 मिलेगा आपको। तो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। अब है आपके पास अगला 30वां क्वेश्चन, देखो माध्यक। ये माध्यक निकालने का फॉर्मूला है आपके पास L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ। सी एफ आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, एन आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स है, आपके पास L क्या है लास्ट टर्म है, और H है आपके पास वर्ग अंतराल की ऊंचाई। तो यहाँ पे डिवाइड किससे करेंगे आप, F से डिवाइड करेंगे, तो सही ऑप्शन रहेगा इसका ऑप्शन नंबर ए। घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता, यानी कि सभी प्रकार की प्रायिकताओं का योग क्या होता है आपके पास 1 होता है। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर एक। एक गोले का आयतन होगा, 32वां क्वेश्चन देखो, एक गोले का आयतन होगा, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 33वां क्वेश्चन, प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य। प्रथम 5 सम संख्याएं कौन सी है, 2 4 6 8 और 10, तो 5 होगी। इनका माध्य निकालना है आपने, तो 4 और 2 6, 6 12 और 8 20 और 10 30 हो गया। इनका सम कितना आएगा 30 आएगा, और कुल प्रेक्षण कितने रहेंगे 5 रहेंगे, तो 5 छिका 30। तो क्या आएगा आपके पास माध्य 6 आएगा, क्योंकि अभी आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में सिखाया था कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। तो माध्य का फॉर्मूला होता है आपके पास प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षण। तो प्रेक्षण कितने आपके पास 5 है, और कुल योग इनका योग करके आएगा 1/साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन को उल्टा कर दिया यहाँ पे, तो साइन को उल्टा करते हैं तो कोसिकेंट आता है आपके पास। तो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए।
आपको एक सर्वसमीका भी मैंने लिखाई थी, 3 लिखाई थी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे आएगा आपके पास cos स्क्वायर थीटा। और एक वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r होता है। 33वां क्वेश्चन देखो, कोण थीटा तथा त्रिज्या r वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिज्याखंड क्या होता है? सबसे पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। त्रिज्याखंड क्या होता है? दो त्रिज्याओं तथा चाप के बीच का क्षेत्र। मान लो ये है आपके पास, तो इसको क्या बोलेंगे? त्रिज्याखंड बोलेंगे। और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? मान लो इतने पोर्शन का एंगल थीटा है आपके पास, तो पूरे जो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। तो आपके पास सही ऑप्शन रहेगा ये वाला, थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो देखो ये ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिलता जुलता दिख रहा होगा, परंतु यहाँ बटे में 180 डिग्री है। तो ये ध्यान रखना है आपने, क्योंकि हम 360 से क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि एक वृत्त की बात हो रही है और वृत्त में एक पूरा जो कोण है वो 360 डिग्री का बनता है। तो मूव करेंगे हम आगे। तो अगला है आपके पास 38 नंबर पे। देखो, एक पासे को एक बार फेंकने पर विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? तो जब आप पासे को फेंकते हो तो परिणाम आते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ये तो कुल परिणाम रहेंगे। और विषम संख्या कौन सी है इसमें? 1 3 और 5। तो यहाँ पे प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम, संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। अभी मैंने माध्य में शायद मिसमैच कर दिया, वहां पे माध्य का फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षण, और प्रायिकता का फॉर्मूला होता है आपके पास प्रेक्षण संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी यहाँ पे? प्रायिकता जिसको आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को पी से डिनोट करते हैं, तो कुल परिणाम आपके पास 6 है, संभावित परिणाम 3 है, तो आंसर आएगा 1/2। तो ये आंसर रहेगा आपके पास बी। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन है। तो गोले का आयतन आपको त्रिज्या ऑलरेडी दे रखी है 2 सेंटीमीटर। आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे क्या रहेगा? 4/3 गुणा 22/7, आर की वैल्यू है आपके पास 2 का क्यूब। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 4/3 गुणा 22/7 और 2 का क्यूब होता है आपके पास 8। तो 8 से का 32 गुणा 22/7 या 21 सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे जब, तो ये आएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। इसी तरह 40वां क्वेश्चन देखो, यदि साइन ए 3/4 हो तो करण क्या होगा? अब आपको पता होना चाहिए कि साइन ए किसके बराबर होगा। ये रहेगा आपके पास P/H, यानी कि लंब बटा करण। तो ये रहेगा आपके पास लंब बटा करण। तो जब आप इसकी तुलना किससे करोगे? साइन ए बराबर है 3/4, इससे करोगे तो करण कितना है? यहाँ पे 4 है। तो करेक्ट जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपके पास। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 41 पे, cos 90 थीटा का मान होगा। तो आपके पास cos 90 का मान क्या होगा? 0 रहेगा आपके पास ये मान। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है आपके पास। अब थोड़ा सा और आगे मूव करेंगे। अगला है आपके पास 42 नंबर पे, 3 1 -1 -3। तो कितने का है? इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो कितने का रहेगा? तो देखेंगे हम। तो यहाँ पे सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला क्या है? दूसरा पद माइनस प्रथम पद, तो आपके पास डी रहेगा। दूसरा पद क्या है यहाँ पे? 1, और प्रथम पद क्या है? 3। तो कितने का सार्वंतर है यहाँ पे? -2 का। तो डी यहाँ पे क्या है आपके पास? -2। तो सार्वंतर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है आपके पास, दूसरा पद माइनस
प्रथम पद। तो अच्छे से नोट करना है आपने। वैसे तो मैंने जब आपको ये चैप्टर करवाया था, चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण, तो मैंने उसमें आपको थ्योरी लिखा रखी है। फिर भी अगर नहीं लिखा है तो कंसेप्ट को आप अच्छे से नोट डाउन करें। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो क्लास 10th का प्लेलिस्ट जाकर जरूर देखें, उसमें आपके पास पूरा सिलेबस कवर किया गया है। तो वो एनफ रहेगा आपके पास। एनसीईआरटी किसी भी बोर्ड में अगर पढ़ रहे हो आप, तो वहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। आपके पास ये दिया है क्वेश्चन नंबर 43। तो यहाँ पे पहला पद है आपके पास ये, दूसरा पद है ये वाला, तीसरा पद ये वाला, चौथा पद ये वाला है आपके पास। तो अगला पद जो रहेगा वो आपके पास क्या रहेगा, ये रहेगा कैसे। पहले तो हम यहाँ पे सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर क्या रहेगा, दूसरा पद माइनस प्रथम पद। तो क्या आएगा ये 5 - 4/2। तो ये रहेगा आपके पास 1/2। तो सार्वंतर कितने का है आपके पास, 1/2 का। तो जब आपने पांचवा पद निकालना है तो आप चौथे पद में क्या करोगे, सार्वंतर जोड़ दोगे। तो ये 7/2 और सार्वंतर 1/2 है। तो ये जब आप जोड़ोगे तो ये आएगा 7 + 1, ये आया आपके पास 8/2 विच इज इक्वल टू 4। तो सही ऑप्शन रहेगा आपके पास कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 44, सभी वर्ग आपके पास कैसे होते हैं। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था त्रिभुज वाले चैप्टर में कि सभी वर्ग कैसे होते हैं, आपस में समरूप होते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस यहाँ पे क्या लिखे हम कि ये कितना है, 5 के स्क्वायर के बराबर आए कि 25 आए। तो अगर मैं यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिखता हूँ तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 और 9 हो गया आपके पास 25। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह आपके पास 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, जो किसके बराबर आता है 169। तो 169 इसमें से किसका वर्ग है आपके पास, ये जो ये है ये सॉल्व करके कितना आया, ये 169 आया। तो यहाँ भी आपके पास 169 होना चाहिए। वो कब होगा आपके पास, वो 13 का वर्ग होगा 169। अब 47 नंबर पे देखो, y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। y अक्ष पर y होगा और x का निर्देशांक क्या होगा आपके पास 0 होगा। तो 0, y रहेगा। ध्यान रहे, जब निर्देशांक ज्यामिति में हम अंकों को निर्देशित करते हैं तो पहले हम x का मान लिखते हैं। तो x यहाँ पे 0 रहेगा y अक्ष पर और y की वैल्यू y रहेगी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ये रहेगा। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को देखो, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि y अक्ष पर y होगा और x की वैल्यू 0 होगी। और जब हम निर्देशांक को लिखते हैं तो पहले x का निर्देशांक लिखते हैं और फिर y का निर्देशांक लिखते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। तो आगे बढ़ेंगे। रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y = 16, 7x - 4y = 2 का हल है। अब इसमें से आपने करेक्ट ऑप्शन छांटना है कि इनमें से कौन सा हल है कि नहीं। तो थोड़े से एफर्ट करने पड़ेंगे आपको इसमें। 5x + 2y - 16 बराबर है 0। ये सारे मैं आर को ले आ रहा हूँ। 7x - 4y - 2 बराबर है 0। तुलना करोगे a1x + b1y + c1 = 0 से, और इसकी तुलना करोगे a2x + b2y + c2 बराबर है 0। तो जब आप यहाँ से तुलना करोगे तो यहाँ पे आपको a1, a2, b1, b2 की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे आपने a1/a2 निकालना है तो ये आएगा 5/7। वैसे ही आपने b1/b2 निकालना है तो ये आएगा -2/7। इसी तरह c1/c2 निकालना है तो -16/-2। तो ये -8 आया। तो आपने देखा कि जो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, जब ऐसी कंडीशन आती है तो रेखाएं क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। और जब प्रतिच्छेद करेगी, देखो यहाँ पे ऐसे प्रतिच्छेद करेगी इस बिंदु पे, तो केवल एक ही हल होगा इसका, और जिसको आप बोलोगे अद्वितीय हल होगा।
तो इसका सही ऑप्शन रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए। ये आपके पास 48th नंबर पे था जो क्वेश्चन, उसको सॉल्व किया हमने। अब हम बात करेंगे 49th वाले क्वेश्चन की। 49th पे देखो, ये भी ऐसे ही करेंगे। जो इसके द्वारा निरूपित रेखाएं हैं, तो हम इसको भी कैसे तुलना करेंगे, 6x प्लस 3y प्लस 10 बराबर 0, और दूसरा है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर है 0। तो इसकी तुलना करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और इसी तरह हम तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 से। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो a1 बटा a2 किसके बराबर आएगा, 6/2, जो किसके बराबर होता है, 3 के बराबर। वैसे ही b1 बटा b2 किसके बराबर आया, -3/1, और वैसे ही C1 बटा C2 किसके बराबर आया, 10/9। तो आप देख पा रहे हो कि तीनों आपके पास अलग अलग आ रहा है। A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, तीनों अलग अलग है। तो जब ऐसे होते हैं तो रेखाएं क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट रहेगा। अब आपके पास 50 वाला क्वेश्चन देखो, 50 नंबर पे यहाँ पे क्या बोला है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का विविक्त कर निकालना है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तुलना करेंगे किससे, तुलना करेंगे हम इसकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो जहाँ पे ए कितना है, 1 है, बी कितना है आपके पास 4 है, और सी कितना है आपके पास 1 है। तो विविक्त कर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या है आपके पास, 4 - 4 गुणा 1 गुणा 1, 4 × 16, 16 माइनस 4 कितना होता है ये आपके पास, ये रहेगा आपके पास कितना, 12। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अब विविक्त कर का फॉर्मूला क्या होता है, ये अभी हमने सीखा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब 52 नंबर पे देखो कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर कब होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मूल बराबर कब होता है, जब आपके पास डी का वैल्यू 0 आता है। या तो ऑप्शन में ऐसे देखना है आपने, तो ऐसा कहीं भी ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, तो यानी कि बी डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। या तो डी 0 होगा या बी स्क्वायर माइनस 4ac इसके बराबर होगा, 0 होगा, तभी आपके पास मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। और डी अगर आपके पास ग्रेटर देन 0 होता है, यानी कि ये धनात्मक रहेगा ये वाला, तो आपके पास मूल कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। और यहाँ पे मूल ये ऋणात्मक है, तो यहाँ पे मूल संभव नहीं है। होंगे तो होंगे, परंतु कैसे मूल होंगे, वो मूल होंगे आपके पास काल्पनिक। इस केस में काल्पनिक होंगे मूल, और इस केस में आपके पास बराबर दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे, और बराबर मूल ऐसी कंडीशन में होंगे ये वाला। तो मूव करेंगे हम आगे। 53 नंबर पे देखो, AP 2 4 6 8 का सार्व अंतर है। तो मैंने आपको अभी बताया सार्व अंतर, सार्व अंतर जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, वो क्या रहेगा आपके पास, दूसरा पद माइनस प्रथम पद। तो दूसरा पद क्या है आपके पास, 4 है, और दूसरा प्रथम पद क्या है, 2 है। तो कितना आया ऑप्शन, आंसर कितना आया, ऑप्शन नंबर ए। 0 - 4 - 8 - 12, और अगला पद क्या होगा, -16 होगा। अभी मैंने एक क्वेश्चन में ये डिस्कस किया था कि सार्वंतर जोड़ देना है आपने इस पद में, और अगला पद निकल जाएगा। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं आपके पास, समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। और आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज भी क्या हो सकते हैं, समरूप हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे ये देखना है 56 नंबर पे देखो, तो यहाँ पे
स्थान है 8 का 64, 8 का वर्ग 64 है और 17 का 289 है। अब यहाँ पे किसका वर्ग लिखे हम कि वो 64 के साथ जुड़ के 289 आ जाए, तो वो रहेगा आपके पास 15 का वर्ग। कि 15 का वर्ग कितना होता है 225 प्लस 64, दोनों साइड आपके पास बराबर आ गया। ये भी 289 है और ये भी 289 आ गया। यहाँ पे करेक्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। और आप 57 नंबर पे देखो, तो 8 का स्क्वायर 64 है, 6 का स्क्वायर 36 है। तो यहाँ पे मैं किसका स्क्वायर लिखूं कि वो इसके बराबर आ जाए, तो वो 10 का स्क्वायर है, क्योंकि 64 और 36 कितना होता है 100 होता है, और ये 10 का स्क्वायर भी 100 हो गया, तो ये सही रहेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट जो हम 9th क्लास में भी सीखे हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। जब आप कार्तीय पद्धति को पढ़ते हो तो यहाँ पे आपके पास इस पॉइंट पे ये एक्स अक्ष है मान लो, और ये वाई अक्ष है, तो ये वाला पॉइंट जो है ये क्या रहेगा आपके पास मूल बिंदु रहेगा। और मूल बिंदु पे एक्स का निर्देशांक भी 0 होता है और वाई का निर्देशांक भी 0 रहता है, तो ये रहेगा। किसी बिंदु से वाई अक्ष की दूरी कहलाती है, जो वाई अक्ष पे है, वाई का निर्देशांक है उसको क्या बोलते हैं, वाई का निर्देशांक। वाई का निर्देशांक को बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, कोटि। और एक्स के निर्देशांक क्या बोलेंगे, एक्स के निर्देशांक को बोलेंगे आप क्या, भुज। कुछ बोलेंगे तो वाई अक्ष से की दूरी कहलाती है। वाई अक्ष की दूरी अगर होगी तो वाई आपके पास होगा, तो इसको क्या बोलेंगे आप, कोटि। क्या बोलेंगे, कोटि। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। हम आगे बढ़ेंगे अब। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और कमेंट करना ना भूले। 12, 15 और 21 का HCF निकालना है आपने। HCF माने तो कॉमन जो पॉइंट, कॉमन जो गुणनखंड है उसकी बात करेंगे हम। तो 12 के गुणनखंड क्या होते हैं, 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। और 15 के गुणनखंड क्या होते हैं, 1 गुणा 3 गुणा 5। और 21 के गुणनखंड क्या होते हैं, 1 गुणा 3 गुणा 7। तो कॉमन गुणनखंड क्या है यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे HCF क्या आ गया इसका, HCF जो कॉमन गुणनखंड होगा वो रहेगा आपके पास 3। 0.15 को परिमेय रूप में व्यक्त करे, तो इसका डेसिमल हटा दो, 0.15, 0.15, तो ये क्या रहेगा आपके पास 15/100। तो ये रहेगा इसका सही ऑप्शन। तो इसको 5 से काटो, 5×5 = 15 और B×5 = 100, तो ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा आपके पास। 10, 5 और 0 में अगला पद क्या होगा, तो सार्वंतर निकालो। ये आपके लिए होमवर्क है, सार्वंतर निकालो और अगले पद में जोड़ दो। तो अगला इसमें क्या रहेगा, -5 रहेगा। और कैसे आया वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। सभी वृत्त कैसे होते हैं, तो सभी वृत्त क्या होते हैं आपके पास, समरूप होते हैं। सर्वांग सम क्या कब होंगे, जब उनके जो त्रिज्याएं हैं वो बराबर होगी तब। आपके पास 64 नंबर पे देखो, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या है, 7 का वर्ग 49, 24 का वर्ग 576। जोड़ दो इसको तो कितना आया, ये 625। तो ये जोड़ के 625 आया, तो इनमें से किसका वर्ग 625 है, तो इसका है। तो ये रहेगा आपके पास 25 का वर्ग। तो अभी हमने किया था ये क्वेश्चन 65 नंबर पे जो है, तो ये रहेगा आपके पास 8 का वर्ग। आगे मूव करेंगे, अगला है आपके पास ये वाला, एक्स अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक है। एक्स अक्ष पर एक्स होगा और वाई नहीं होगा, तो वाई अक्ष क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये रहेगा आपके पास। 67 नंबर पे देखो, तो -5 और -2 9 के बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, तो ए का आपके पास क्या है 2 -5, और बी क्या है आपके पास -2 और 9। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो मध्य बिंदु कैसे निकलेगा, मान लो मध्य बिंदु पी एक्स वाई है, वो कैसे
कैसे निकलेगा, वो निकलेगा आपके पास x1 प्लस x2/2 और यहाँ पे y2 प्लस y1 प्लस y2/2। तो ये क्या रहेगा आपके पास, ये रहेगा 2 + -2/2 और ये रहेगा -5 + 9/2। तो ये रहेगा आपके पास, ये तो जीरो हो गया ये वाला, ये जीरो हो गया और ये 4/2 हो गया। 4/2 कितना होता है आपके पास, 0 और 2। तो ये रहेगा इसका करेक्ट ऑप्शन। 2, 3 और 4 एक बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दूरी सूत्र क्या बोलता है, दूरी के सूत्र क्या होता है आपके पास, आपको आता होगा, वो आपने वहां पे सीखा भी था जब मैंने वहां पे चैप्टर को पढ़ाया था ये वाले को आपको। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 और 3 और 4 और 1 है आपके पास, इनके बीच दूरी निकालनी है। x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो रख दो यहाँ पे। x2 कितना है आपके पास, 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा, 4 - 2 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर आपके पास 4 + 4, तो कितना हो जाएगा ये √8। और √8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 √2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा आगे मूव करेंगे, अगला है आपके पास ये वाला। 17, 23 का HCF दोनों ही अभाज्य संख्या है और इनमें कॉमन गुणनखंड होगा नहीं, और उनका कॉमन गुणनखंड जब होगा नहीं तो उनका कॉमन गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा। 76 नंबर पे देखो, शून्यकों का योग, ये द्विघात समीकरण है तो इसके शून्य अल्फा प्लस बीटा होंगे, जो किसके बराबर होता है, -b/a। तो आपने x² प्लस 7x प्लस 10 की तुलना किससे करनी है, ax² प्लस bx प्लस c से जब तुलना करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा, क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी की वैल्यू क्या है 7 और ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो -7/1 किसके बराबर आएगा, -7 के। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। त्रिघात बहुपदों में शून्यकों की संख्या होगी। तो मैंने आपको जब सेकंड चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने उसमें बताया था आपको कि जो जितनी घाती बहुपद होगा उतने ही शून्यक होंगे। त्रिघाती बहुपद है तो कितने शून्यक होंगे, 3। द्विघाती बहुपद होगा आपके पास तो कितने शून्यक होंगे, 2 पद होंगे, 2 शून्यक होंगे। अब आपके पास 72 नंबर पे देखो, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। तो शून्यक निकालेंगे हम इसके, -3 बराबर है 0, ये पार को ले जाओ, ये 3 बनेगा। तो जब ये स्क्वायर बराबर से पार को जाएगा तो ये बनेगा ±√3। एक आपके पास 2 शून्य रहेंगे क्योंकि द्विघात समीकरण यहाँ दिख रहा होगा आपको, एक +√3 रहेगा और -√3 रहेगा। तो आपके पास सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। 73 नंबर पे देखो, रैखिक समीकरण युग्म में यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है तो समीकरण का हल होगा। ये भी मैंने आपको वहां सिखाया था कि जब आपके पास ऐसी कंडीशन आती है तो रेखाएं क्या होती है, संपाती होती है। और जब रेखाएं संपाती होती, मान लो एक ग्राफ इधर से जाएगा तो दूसरा भी इसी के ऊपर से जाएगा, तो यहाँ पे अपरिमित रूप से कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो कितने होंगे इसके, अनंत रूप से कई हल होंगे। अब जो 74 नंबर पर देखो, 2x प्लस वाई बराबर है 5 और 3x प्लस 2y बराबर है 8 का हल होगा। पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, 2x प्लस वाई और प्लस का 5 इधर को ले आओ तो माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर है 0। अगला है 3x प्लस 2y -8 बराबर है 0। तुलना करनी है आपने इसकी, करनी a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर है 0 से, और इसकी तुलना करोगे
a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर है 0। तो आपने यहाँ देखा a1/a2 किसके बराबर आया 2/3, और b1 बटा b2 किसके बराबर आया 1/2 के। इसी तरह c1/c2 किसके बराबर आया -5/-8। तो आपने देखा कि a1/a2 नॉट इक्वल टू आ रहा है आपके पास b1/b2 नॉट इक्वल टू आ रहा है c1/c2। तो ये रेखाएं क्या करेगी ऐसी कंडीशन में, प्रतिच्छेद करेगी, और इसके कितने हल होंगे, केवल एक ही हल होंगे। ये क्या करेगी आपके पास, प्रतिच्छेद करेगी, और प्रतिच्छेद करेगी तो इस पॉइंट पे आपके पास एक ही हल होगा, इस वाले पर। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो मुझे आपने जरूर बताना है। अब 75th नंबर पे देखो, 17, 23 और 29 का HCF होगा। तीनों ही अभाज्य संख्या है, पर अभाज्य संख्या का HCF क्या होगा, कॉमन पॉइंट एक ही होगा। 2.336 और चुंगन का एलसीएम होगा। एलसीएम निकालना है आपने कैसे, 336 और चुंगन का, तो आपने इनके पहले गुणनखंड करने, HCF निकालना है, और HCF के बाद LCM निकालना है। वो मैंने आपको पहले चैप्टर में करवाया था। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये 76 नंबर पे आपने सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। 77 नंबर पे देखो, 6x² -7x-3 के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो द्विघात समीकरण ऑब्वियस है, शून्य कितने होंगे, दो होंगे। शून्य, ये वाला 78 नंबर पे देखो, x² -2x-8। तो आपने इसकी तुलना करनी है किससे, x² प्लस bx+c से तुलना करोगे तो a कितना मिला 1, b कितना मिला -2, और c कितना मिला आपके पास -8। शून्य का योग करना है तो शून्यकों का योग, दो शून्य को होंगे और अल्फा प्लस बीटा, उनका योग क्या होगा -b/a। माइनस बी की वैल्यू क्या है -2, और ए की वैल्यू कितनी है 1। माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 आया आपके पास। तो करेक्ट ऑप्शन है जो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर ए। सेम ये वाला क्वेश्चन है आपके पास जो अभी हमने पीछे किया था। x² -4 के शून्य ज्ञात करने, तो इसको 0 के बराबर रख दो, ये पार को ले जाओ, और वर्गमूल जब पार को जाएगा तो प्लस माइनस भी आएगा साथ में, और ये बन जाएगा +2 और -2। तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट रहेगा। अब जो लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का वो है आपके पास, रैखिक समीकरण युग्म में यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है तो समीकरण का हल होगा। तो ये अभी हम कई बार पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 भी अगर आता है, तो आपके पास जो रेखाएं हैं, समीकरण है, समीकरण की जो जब रेखाएं आएगी आपके पास वो कैसे करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। और प्रतिच्छेद जब करती है, जब प्रतिच्छेद करती है तो आपके पास प्रतिच्छेद होने पे सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पे केवल एक हल होगा। तो यहाँ पे आपके पास केवल एक हल होगा। तो ये 80 क्वेश्चन है आपके पास, ये जो प्रीवियस ईयर में आए थे, तो इसका भी अभ्यास करना है आपने, इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर कोई भी डाउट अगर आपके मन में है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और अगर आप इस चैनल पे नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड